नमस्कार, मैं हूं फैज आलम फैजी और आप देख रहे हैं TV6 न्यूज़ नेटवर्क। हम अपने खास कार्यक्रम चुनाव 24 में हाजिर हैं। जैसा कि पता है आपको, 25 नवंबर को राजस्थान में विधानसभा चुनाव होने 199 सीटों पर विधानसभा के चुनाव होने हैं। आप चौंकिए मत, चूंकि एक सीट पर एक उम्मीदवार की मौत हो गई है, जिसकी वजह से ये 199 सीटों पर ही चुनाव होंगे। 200 सीटें हैं विधानसभा की राजस्थान में वोटर्स को आकर्षित करने के लिए जो घोषणा पत्र जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से, उस पर हम फोकस करेंगे। और इससे पहले ही बीजेपी की तरफ से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है और हम ये कोशिश करेंगे समझाने की कि दोनों घोषणा पत्र में क्या है और क्या अंतर है, किसमें ज्यादा वोटर्स को लुभाने की कोशिश सकारात्मक रूप से की गई है, यह भी देखने वाली बात होगी। इसी सिलसिले में हम अपनी चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा में हमारे साथ शामिल है इस वक्त हाफिज मंजूर हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, जयपुर से ये जुड़ गए हैं। हाफिज मंजूर साहब, आपका स्वागत है। धर्मवीर गौतम है, युवा है, पत्रकार हैं। धर्मवीर गौतम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, करौली से जुड़े हैं। इसके अलावा कृष्ण फगड़िया, ये वरिष्ठ पत्रकार हैं, ये शेखावटी से जुड़ेंगे, तो जब वो जुड़ेंगे उनका भी स्वागत कर लेंगे। हम पहले एक एक कॉमेंट ले लें, उसके बाद हम एक रिपोर्ट भी दिखाएंगे आपको। सबसे पहले धर्मवीर गौतम, आप चूंकि युवा है तो क्यों ना आपसे शुरुआत की जाए। घोषणा पत्र में युवाओं को लुभाने के लिए बहुत सारी बातें की गई हैं, हम जब रिपोर्ट दिखाएंगे तो उसमें तमाम चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन आपको हम बताते चलें, दर्शकों की तरफ हम मुखातिब हैं, कि इसमें कांग्रेस ने 4 लाख बेरोजगार युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है घोषणा पत्र में, यानी वादा किया है 5 साल में। और भाजपा ने पहले ही वादा कर दिया था 2.5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का, यानी सरकारी नौकरी देने की बात कही गई है। धर्मवीर, कैसे देखते हैं आप? जी सर, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने 2.5 लाख जो रोजगार की अपने घोषणा पत्र में, भाई कांग्रेस ने 4 लाख नौकरी का वादा किया है। तो नौकरी तो निश्चित कांग्रेस के घोषणा पत्र में अधिक है, लेकिन कांग्रेस सरकार से कहीं न कहीं बेरोजगार काफी है, क्योंकि पिछली कई भर्ती जो राजस्थान में हुई है वो पारदर्शिता के रूप में नहीं हुई है, उनमें काफी गड़बड़ियां देखने को मिली थी। और उसी का घेराव करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया है। प्रदेश में जो भी भर्तियां हुई हैं उनमें पेपर लीक का मामला हो या कई कांग्रेस पार्टी के जुड़े लोग भी उसमें सम्मिलित थे, काफी कार्रवाई भी हुई। लेकिन हाफिज मंजूर, आपके पास आ रहा हूं। हाफिज मंजूर, कैसे देखते हैं दोनों घोषणा पत्र को? देखिए, दोनों जो घोषणा पत्र हैं उसमें लुभावने वादे किए गए हैं। खासतौर से जो अभी आपका जिक्र था नौकरियों के सिलसिले में, तो बीजेपी के घोषणा पत्र में 2.5 लाख नौकरियों का वादा किया गया है, जबकि कांग्रेस के घोषणा पत्र में 4 लाख नौकरियों का वादा किया गया है। इसके अलावा तकरीबन 9 लाख या 10 लाख लोगों को रोजगार से जोड़ने का वादा किया गया है। जहाँ तक बीजेपी की घोषणा का सवाल है, तो बीजेपी की घोषणाएं बहरहाल आमतौर पर घोषणाएं होती हैं। इससे पहले मोदी जी ने जब इलेक्शन में नारा दिया था कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे हर साल, तो उसके हिसाब से अब तक जो है तकरीबन जो है 18 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाना चाहिए था, जो अब तक जो है नहीं दिया गया। और ये नारा जब दिया गया था उसके साथ कई नारे दिए गए थे, जिसका बाद में ये वजाहत की गई कि साहब ये जुमले होते हैं। तो अब अगर कांग्रेस बीजेपी पार्टी अपनी घोषणाओं को या अपने वादों को जुमला कहती है, तो मैं समझता हूँ कि ये 2.5 लाख जो नौकरियों का वादा है, ये भी शायद जुमला ही साबित होगा। और आमतौर पे जो है कांग्रेस ने जो कहा था, वादा किया है 4 लाख नौकरी होगा, तो चूंकि बहुत सारी कमजोरियां बहरहाल कांग्रेस के अंदर भी रही हैं, जैसा कि हमारे सज्जन ने इशारा किया है, लेकिन इन कमियों के बावजूद भी पिछले टर्म के अंदर कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में बड़ी तादाद में नौजवानों को जो है नौकरियां फराहम की हैं और मजीद फराहम करने का प्रोसेस जारी है। तो मैं समझता हूं कि शायद हम उम्मीद करें कि कांग्रेस अपने वादों को पूरा करेगी। चलिए, ठीक है, हम फिर आपके पास वापस आ रहे हैं, लेकिन हम अपने सहयोगी के पास लिए चलते हैं, मुदिता बिष्ट के पास, जो इसके बारे में, यानी जो घोषणा पत्र दोनों पार्टियों की तरफ से जारी किए गए, उस पर विस्तार से बताएंगी कि कहाँ कहाँ क्या क्या वायदे किए गए हैं दोनों तरफ से और क्या क्या इस वायदे के जरिए जो वोटर्स हैं उसे आकर्षित करने की कोशिश की गई है अपनी तरफ। राजस्थान में वोटिंग से महज 4 दिन पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है। घोषणा पत्र की खास बात यह रही कि सत्ता में वापसी पर कांग्रेस ने राजस्थान में 4 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया है। दूसरी खास बात,
राजस्थान में जातीय जनगणना का भी घोषणा पत्र में वादा किया गया है। तीसरी खास बात, सत्ता में वापसी पर बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा का भी वादा घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। बताते चले कि बीजेपी 17 नवंबर को ही अपना घोषणा पत्र जारी कर चुकी है। ऐसे में यह जानना दिलचस्प होगा कि राजस्थान विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस और भाजपा के घोषणा पत्र में कौन कौन से अहम वादे किए गए हैं। सबसे पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल अहम वादों पर रोशनी डालते हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल अहम वादे। स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी कानून लाया जाएगा। चिरंजीवी बीमा की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपए किया जाएगा। 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया कैडर बनाया जाएगा। गैस सिलेंडर की कीमत घटाकर 400 रुपए की जाएगी। राज्य में आरटीई कानून लाया जाएगा। आरटीई कानून के तहत 12वीं तक की शिक्षा फ्री की जाएगी। मनरेगा में काम का दिन 125 से बढ़ाकर 150 किया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार में भी 125 से बढ़ाकर 150 दिन किए जाएंगे। छोटे व्यापारियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ब्याज मुक्त ऋण के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की जाएगी। 100 तक जनसंख्या वाले गांवों और ठाड़ियों को सड़क से जोड़ा जाएगा। हर गांव व शहरी वार्ड में सिक्योरिटी गार्ड लगाए जाएंगे। आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे। पहले से चल रही योजनाओं को और मजबूत किया जाएगा। अब बात करते हैं भाजपा के घोषणा पत्र की। 17 नवंबर को भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजस्थान चुनाव के मद्देनजर घोषणा पत्र जारी कर दिया था। नड्डा ने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम देते हुए कहा था कि ये सिर्फ कागज पर लिखे गए शब्द नहीं है, बल्कि ये हमारे लिए ऐसे शब्द हैं जिन्हें पूरा करने के लिए पार्टी कटिबद्ध है। ऐसे में भाजपा के घोषणा पत्र पर भी नजर डालना जरूरी हो जाता है। तो नजर डालते हैं भाजपा के घोषणा पत्र पर। बीजेपी के घोषणा पत्र में शामिल अहम वादे। किसानों से गेहूं की उपज को 2700 रुपए प्रति क्विंटल खरीदा जाएगा। किसानों की कुर्क की गई जमीन किसानों को वापस की जाएगी। प्रत्येक जिले में महिला थाना खोला जाएगा। हर शहर में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाए जाएंगे। बच्ची के जन्म पर 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड दिया जाएगा। फ्री एजुकेशन की व्यवस्था की जाएगी। 12वीं पास होने पर स्कूटी दी जाएगी। गैस सिलेंडर पर 450 रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को यह सब्सिडी दी जाएगी। घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया जाएगा। एम्स की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोले जाएंगे। आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी हर संभाग में खोला जाएगा। 5 साल में 2.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी जाएगी। 15,000 डॉक्टर्स और 20,000 पैरामेडिकल्स की भर्ती की जाएगी। तो ये रहा कांग्रेस और भाजपा के जरिए जारी किए घोषणा पत्र की मुख्य बातें। घोषणा पत्र में इसके अतिरिक्त भी कई और सारे वादे किए गए हैं। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। धर्मवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाफिज मंजूर, इसमें और भी बहुत सारे वायदे किए गए हैं कांग्रेस की तरफ से और भाजपा की तरफ से भी बहुत सारे वायदे किए गए हैं। अगर आप एक वोटर की हैसियत से, वोटर की निगाह से अगर देखें आप, तो दोनों के घोषणा पत्र में, चलिए नौकरियों की तो बात आपने कर ली, लेकिन बहुत सारे और भी वायदे हैं। इन वायदों को अगर आप पटल पे रख करके एनालिसिस करने की कोशिश करें तो कैसे करेंगे? देखिए, एक आम वोटर की हैसियत से जब हम इन चीज़ों को देखते हैं तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि कांग्रेस पार्टी जो कुछ कह देती है वो 100% पूरा ही करती है, लेकिन आमतौर पे इस टेन्योर के अंदर कांग्रेस ने बहुत सारी ऐसी घोषणाएं की हैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर हैं। मिसाल के तौर पर चिरंजीवी जो है वो योजना हमारी मौजूदा जो कांग्रेस गवर्नमेंट है उसने डिक्लेयर की थी और उससे गरीबों को बहुत फ़ायदा पहुंच रहा है। बल्कि मैं अगर ये कह दूं तो बेजा नहीं होगा कि इस वक्त मौजूदा सरकार की सबसे पॉपुलर अगर कोई ये स्कीम है
तो वो चिरंजीवी योजना है जिससे आम इंसानों को बहुत बड़ा फायदा हो रहा है और गरीब के लिए इलाज कराना आसान हो रहा है। इसी तरीके से गैस सिलेंडर 1100 1150 रुपये पहुंच गया था। कांग्रेस गवर्नमेंट ने 500 जो है रुपये में देना शुरू कर दिया और अब उन्होंने मजीद अपने घोषणा पत्र में ये ऐलान किया है कि हम इसको 500 से भी घटा करके 400 देंगे। तो आमतौर पे चूंकि इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ लोगों को जो है गैस सिलेंडर भी सस्ता मिल रहा है, अब उम्मीद ये करते हैं कि 500 की बजाय वो भी 400 रुपये मिलेगा। इसके अलावा जो है वो और भी कई चीजें हैं जो घोषणा पत्र के अंदर की गई हैं। मसलन हमने गवर्नमेंट को एक सजेशन दिया था फ्री एजुकेशन का 12वीं तक का। तो अब तक आमतौर पे जो है सरकार के अंदर जो फ्री एजुकेशन का इंतजाम था वो सरकारी स्कूलों के अंदर था, लेकिन मौजूदा घोषणा पत्र के अंदर हम ये मानते हैं कि हमारे सजेशन को शायद मान लिया गया है और उसके नतीजे में जो है मौजूदा घोषणा पत्र के अंदर 12वीं तक प्राइवेट स्कूलों में भी जो है आरटीई के तहत एजुकेशन का इंतजाम किया जाएगा। मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ा फायदा गरीब तबके को होगा जो किसी वजह से अपने बच्चों को या तो एजुकेशन नहीं दिला पाते या बीच में ही उठा लेते हैं। चलिए धर्म आरटीई का मतलब जी आएंगे जी हाफिज मंजूर साहब आपके पास फिर वापस आएंगे। धर्मवीर, चूँकि आप युवा हैं और आप पढ़ाई से भी जुड़े हुए हैं, पत्रकार भी हैं, इसके अलावा नौकरी का जो जिक्र हम लोगों ने अभी किया है, नौकरी के अलावा भी बहुत सारी बातें हैं जिसकी तरफ ये इशारा कर रहे थे, बल्कि स्पष्ट रूप से बता भी रहे थे हाफिज मंजूर साहब। आपसे अगर इसी सवाल को पूछा जाए, यानी आपके सामने ये सवाल रखा जाए कि और भी जो दूसरे वायदे किए गए, जैसे अभी गैस सिलेंडर की बात इन्होंने कही, हाफिज मंजूर साहब ने कि 500 कर दिया गया, 500 में भी अब 400 रुपये का वायदा किया गया है और भाजपा की तरफ से 450 रुपये का वायदा किया गया है। ये तमाम ऐसे और भी मुद्दे हैं। किसानों की बात कही गई है, स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की बात की गई है, एमएसपी गारंटी की बात की, बहुत सारी बातों को सामने लाने की कोशिश की गई है। इन तमाम चीज़ों को एक साथ रखकर अगर इसका निचोड़ आप निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे? जी, निश्चित तौर पर जैसा अभी मंजूर साहब ने जो बताया वो बिल्कुल सही बात है। इस वक्त कांग्रेस अपनी योजना में बिल्कुल मजबूत पक्ष के साथ खड़ी हुई है और किसी अपने जो वादों के साथ में जनता के बीच में मतदान के लिए भी जाती है। और हाल ही में थोड़ी देर पहले कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में तमाम बड़ी योजनाएं भी की थी, जिसमें मंजूर साहब बता रहे थे कि चिरंजीवी बीमा राशि की जो योजना 25 लाख तक किसी का मुफ्त इलाज होता है, तो सरकार ने उसको आगे इसकी राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए भी की है। और वहीं अगर बीजेपी की बात करें तो उन्होंने भी अपने 17 नवंबर में घोषणा पत्र में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर विशेष मुद्दा उठाया था। जी हाफिज मंजूर साहब, आप ही के पास आते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी गतिविधियां हैं, काफ़ी एक्सरसाइज दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही है और भी दूसरी पार्टियां भी लगी हुई हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं। जाहिर सी बात सबका एक ही इरादा होता है, सबकी तरफ से एक ही मंशा होता है कि वो किसी तरह से वो सत्ता पे काबिज हो, सत्ता में आए। जनता को, आम लोगों को सबसे ज्यादा जो आकर्षित कर रही चीज है दोनों पार्टियों की तरफ से, भाजपा और कांग्रेस की बात करें, क्योंकि दो बड़ी पार्टियां हैं और माना जा रहा है कि दोनों के बीच में सीधा मुकाबला है, लेकिन दूसरी छोटी पार्टियों को भी नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्या चीज जनता को सबसे ज्यादा आकर्षित कर रही है? देखिए, जनता को जो चीज आकर्षित कर रही है वो एक तो सबसे बड़ा मसला, मैं तो खैर मेन दो पार्टियां चूंकि मैदान में हैं इसलिए असल मुकाबला तो उन्हीं के दरमियान में है। लेकिन इस वक्त जो है जो बीजेपी है वो ध्रुवीकरण की पूरी कोशिश कर रही है और एक तरीके से मजहब की सियासत कर रही है वो, और उसके नतीजे में जो है वो कुछ ऐसी बातें कह रही है कि जो शायद उनके जिम्मेदारों को नहीं कहना चाहिए। मिसाल के तौर पे हमारे जो गृह मंत्री हैं उन्होंने पिछले दिनों कहा कि साहब जो माइनॉरिटी को रिजर्वेशन मिला हुआ है खुसूसन आंध्र प्रदेश के अंदर, अगर हमारी सरकार आती है तो उसको खत्म कर देगी और उसको ये तो तेलंगाना के हवाले से उन्होंने ये बात कही थी। तेलंगाना में भी चुनाव हो रहा है, लेकिन राजस्थान में तो ऐसा कुछ है नहीं। तेलंगाना के हवाले से ये बात कही थी, लेकिन राजस्थान में कही थी ये बात उन्होंने। इस किस्म के मसाइल को उभारा जा रहा है। मिसाल के तौर पर जो है कन्हैया का मसला, मर्डर का मसला उठाया जा रहा है। ये हकीकत है कि राजस्थान के अंदर कन्हैया का मर्डर हुआ था, लेकिन सरकार ने जो है 3 घंटे के अंदर अंदर जो है उनको जो क्या नाम है कल्प्रिट्स थे उनको गिरफ्तार कर लिया, और जिन लोगों ने गिरफ्तार करवाया था या किया था उनको सरकार ने पुरस्कृत किया है। तो सरकार कानून व्यवस्था की बहुत सारे मैदानों में थोड़ी कमजोरी है, मैं ये नहीं कह सकता 100% सही है, लेकिन बहरहाल राजस्थान में ओवरऑल कम्युनल हार्मोनी बनाने का काम जो है सरकार ने बड़े पैमाने पर किया है और उसके नतीजे में यहाँ कोई बड़ा इंसिडेंट नहीं हुआ है।
जबकि दूसरे स्टेट्स के अंदर हम देख रहे हैं जब बीजेपी सरकार है वहाँ किस तरीके से हर चीज का कम्युनलाइजेशन किया जा रहा है। तो मैं समझता हूँ हमारे लिए तो कम से कम एक राहत की बात यह है कि मौजूदा सरकार जो है वो इस सिलसिले में पॉजिटिव है, बल्कि हमारा मुतालबा तो ये है कि इस सिलसिले में तमाम सरकारों को जो एक कानून बनने वाला था इंसान के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ का, वो कानून बनना चाहिए और उसको लागू किया जाना चाहिए। हम कांग्रेस से भी मुतालबा करते हैं और बीजेपी से भी उम्मीद करते हैं कि वो इस ध्रुवीकरण की सियासत से अपने आप को उबारने की कोशिश करेगी, और अगर वो वाकई जो है एक नेशनल पार्टी है और अपने आप को जो है ये कहती है कि हम देश के संविधान के ऊपर यकीन रखते हैं, तो देश में बसने वाले सभी लोग, बल्कि हमारे प्रधानमंत्री का तो नारा है सबका साथ सबका विकास, लेकिन प्रैक्टिकली जो देखने में आता है वो न तो साथ लेने की कोशिश करते हैं, न विकास के सिलसिले में संजीदा हैं। साथ लेने की बात जब आती है तो आप देख रहे हैं कि राजस्थान में 200 सीटों के ऊपर जो है इलेक्शन, 199 सीटों के ऊपर इलेक्शन होने जा रहा है। पिछली मरतबा तो 1-2 टिकट माइनॉरिटी को दे दी थी बीजेपी, इस मरतबा एक भी टिकट नहीं दिया है। तो ये सबका साथ का जो नारा है वो ऐसा लगता है कि सिर्फ दिखाने के लिए है, अमल करने के लिए नहीं है। धर्मवीर, आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं? लगता है धर्मवीर हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं, तो हम हाफिज मंसूरी के पास आएंगे। हमने अभी जो रिपोर्ट देखा है इसमें जो भाजपा की तरफ से संकल्प पत्र, घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम दिया है उन्होंने और जेपी नड्डा ने जारी किया था। तो भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में 15,000 डॉक्टर्स के लिए भी और 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ के लिए वो अनाउंस किया है, यानी उनकी भर्तियां की जाएगी। तो हाफिज मंसूर, ये जो अनाउंसमेंट है, ये जो घोषणा की गई है, ये जो वायदे किए गए हैं भाजपा की तरफ से, तो ये कांग्रेस के घोषणा पत्र पर कितना भारी पड़ रहा है? क्योंकि 15,000 डॉक्टर्स को अगर बहाल किया जा रहा है, 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ को अगर बहाल किया जा रहा है, तो जाहिर सी बात ये बड़ी बात है। अगर ये घोषणा की गई, बहाल करना मतलब जब सरकार आएगी तब बहाल करते हैं नहीं करते वो अलग मसला है। राजनीतिक पार्टियों की तरफ से वायदे तो खूब किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर क्या होता है ये तो देखने वाली बात होती है। और दिखता भी है, बहुत सारी जगहों पे दिखा भी है कि वायदे कुछ किए गए और किया कुछ भी नहीं किया। जी हाफिज मंसूर साहब, देखिए, इस सिलसिले में मैं एक बात कह दूं कि मैं न तो कांग्रेस का प्रवक्ता हूं, न कांग्रेस की यहाँ वकालत करने के लिए आया हूं, लेकिन हकीकत यह है कि मौजूदा जो सरकार है, अब ये तो 15,000 की वादा आप कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार ने जो है वो, मेरे पास एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है, लेकिन हजारों डॉक्टर्स को जो है और हजारों पैरामेडिकल स्टाफ को रिसेंटली जो है पिछले दिनों के अंदर रिक्रूट किया है राजस्थान सरकार ने। और वो प्रोसेस बराबर हर 2-3-4 महीने 6 महीने के बाद सरकार जो है मेडिकल डॉक्टर्स के लिए और मेडिकल स्टाफ के लिए जो है रिक्रूटमेंट के अनाउंसमेंट करती रहती है और उस पर अमल भी कर रही है। पिछले दिनों जो है वो जो हमारे ये कहिए कि सेमी क्वालिफाइड डॉक्टर्स से, मसलन जिन्होंने कोई डिप्लोमा कर रखा था, डिग्री कर रखी थी, या BMS कर रखा था, BMS कर रखा था, आयुर्वेद से कर रखा था, उनको मेडिकल ऑफिसर्स की हैसियत से हजारों लोगों को जो है राजस्थान सरकार ने अपॉइंट किया है। तो राजस्थान सरकार, मैं समझता हूँ हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी कॉशस है, भारत के अंदर कोई दूसरी सरकार नहीं है जितना काम हेल्थ की फील्ड में जो है हमारी मौजूदा सरकार कर रही है। और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि उन्होंने फिगर तो इसको सबका नहीं दिया है, लेकिन जो प्रोसेस रहा है आइंदा हम उम्मीद करते हैं कि वो प्रोसेस जारी रहेगा। जी चलिए, हमारे साथ कृषि फगड़िया जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जो शुरू में नहीं जुड़ पा रहे थे, शायद नेटवर्किंग प्रॉब्लम रही होगी वहाँ, और होता भी है जब दूर दराज के इलाके में लोग जाते हैं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। कृषि फगड़िया जी, आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? जी सर, बिल्कुल। जी कृषि फगड़िया, क्या कहेंगे? ये जो घोषणा पत्र जारी किया गया है कांग्रेस की तरफ से, इससे पहले भाजपा की तरफ से, उसी पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। उस पर हमने एक रिपोर्ट भी दिखाई है अपने दर्शकों को। आपका क्या मानना है? अगर रोजगार की बात की जाए, हालांकि इस पर सवाल हमने कर लिया है, हाफिज मंसूर साहब राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनसे, और एक धर्मवीर गौतम है, युवा हैं, पत्रकार हैं, वो पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो उनसे भी हमने सवाल किया था। आपसे यही सवाल मैं करना चाहूँगा कि कांग्रेस ने 4 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने का वायदा किया है, जबकि भाजपा ने 2.5 लाख सरकारी नौकरी देने का वायदा किया। अभी हम एक सवाल भी पूछ रहे थे हाफिज मंसूर साहब से कि भाजपा ने 15,000 डॉक्टर्स की बहाली का भी वायदा किया है और पैरामेडिकल स्टाफ के भी 20,000 पैरामेडिकल स्टाफ की बहाली का भी वायदा किया। ये भाजपा ने किया है। गैस सिलेंडर की अगर बात की जाए तो
500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा था राजस्थान में, आप ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, आप राजस्थान में हैं। और अब कांग्रेस ने वायदा किया है कि 400 रुपए में ये सिलेंडर मिलेगा। भाजपा ने पहले ही वादा कर दिया था अपने संकल्प पत्र में, घोषणा पत्र को संकल्प पत्र नाम दिया उन्होंने, कि 450 में मिलेगा। ये तमाम चीजें आपके सामने है, क्या कहेंगे आप? गहलोत सरकार ने तो पहले किया है, उसके बाद घोषणा है। मतलब आप कुछ खिला के अगर और वादा करें तो अपने को हजम होता है, जबकि यही भाजपा है, इसने लगभग फ्री का विरोध किया, जमकर विरोध किया कि फ्री कुछ देना ही नहीं और लालच नहीं देना। रेवड़ियां बताई गई, जैसे ही बजट में भी जो घोषणाएं की गई उनको रेवड़ियां बताई गई, और उसके बाद ये खुद ही मजबूर हो गए कि इनको भी एक घोषणा पत्र जारी करना पड़ा, और उसमें भी फिर वो अगर उन्हीं की भाषा देखें तो रेवड़ियां ही फिर शुरू हो गई। लेकिन कांग्रेस ने जो वादे किए उसमें कुछ करके भी दिखाया है। स्वास्थ्य बीमा योजना छोटी बात नहीं है राजस्थान में गरीब लोगों के लिए। पहले कोई बीमार हो जाता था तो साहूकार के यहाँ से पैसे लेकर फिर इलाज कराना पड़ता था, आजकल सिर्फ एक कार्ड दिखाना पड़ता है और उसका इलाज हो रहा है। सबसे बड़ा लाभ स्वास्थ्य बीमा योजना का मिला है, और राशन किट भी बहुत लोगों के पास पहुंचे हैं। तो इस तरह से बीजेपी पहली बार अपना जो घोषणा कर रही है। बाकी पहले तो खाली हिंदू धर्म पे ही ज्यादा चलता था मामला, अब कुछ घोषणाएं हुई, अच्छी बात है अगर जनता तक पहुंचे तो। लेकिन धर्म की बात आपने की है, तो भाजपा के संकल्प पत्र में मानगढ़ धाम को विकसित किया जाएगा, इसका भी वायदा किया गया है। इसे जो वहां के वोटर्स कैसे देख रहे हैं? सर, गरीब आदमी के अचानक कोई बीमार हो गया या चोट लग गई तो उसको हॉस्पिटल की आवश्यकता होती है, धाम की आवश्यकता कम पड़ती है। ये हालांकि फिर भी कुछ लोग हैं कि कितने लोगों तक अपना वो जो फायदा है वो सरकार पहुंचा पाए, संख्या में कितने लोगों तक, धाम का विकसित होने से कितने लोगों को लाभ मिल सकता है, और इसी तरह से अगर वो करें तो अन्य जो योजनाएं उनसे कितने लोगों तक लाभ मिलेगा। आज एक आदमी बीमार होता है तो वो स्वास्थ्य कार्ड अपना दिखाकर, चिरंजीवी कार्ड दिखाकर अपना इलाज करा सकता है। तो मेरे ख्याल से धाम से ज्यादा उसको स्वास्थ्य की जरूरत होती है। इसी प्रकार से युवाओं के जो सपने हैं उनके आधार पे कोई घोषणा हो तो उनमें ये धाम वाली बात थोड़ी पुरानी हो गई। आपको बता दूं, वहाँ राम मंदिर बन रहा है, उस पर वोट गिरो, कुछ कहते हैं भाई वोट गिरते वक्त ये ध्यान रखना चाहिए कि राम मंदिर बन रहा है। वो आस्था अलग है, आम आदमी की जरूरत चीज अलग चीज होती है। लेकिन इसका समावेश तो राजनीति में खूब जम करके हो चुका है, और इसे धरातल पर भी उतारने की कोशिश राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही है। हाफिज मंजूर साहब, आखिरी सवाल कि किसानों को लेकर के जो दोनों तरफ से वायदे किए गए, क्योंकि किसान एक अहम मुद्दा भी होता है और किसान बड़ी संख्या में वोटर्स भी हैं, इसलिए, और किसान के बगैर देश चल भी नहीं सकता, कृषि प्रधान देश है हमारा। इसे किसान कैसे देख रहे हैं? देखिए, आपने खुद ने कहा कि हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, और भारत की लगभग 70% आबादी जो है वो गांवों के अंदर रहती है, और उनका किसी न किसी गांव में ज्यादातर ताल्लुक खेती बाड़ी से होता है। बीजेपी का जो रवैया रहा है इस सिलसिले में, वो पिछले और इस टेन्योर के अंदर आपने देख लिया कि 13 महीने तक किसान सड़कों के ऊपर बैठा रहा, और उसकी जो मेन मांग थी, एक तो यह है कि जो कानून सरकार ने बनाए थे उसके खिलाफ जो है वो आंदोलन था। फिर उसका मेन जो कंसंट्रेशन था वो एमएसपी के ऊपर था। सरकार ने 13 महीने में जाकर के बहुत सारी दूसरे मतलब उस कानून के अंदर तब्दीली जो की थी उसको वापस लेने का ऐलान कर दिया, लेकिन एमएसपी के सिलसिले में सरकार ने कोई एश्योरेंस नहीं दिया, बल्कि अपने ही लोगों पर मुश्तमिल एक कमेटी बना दी जो एमएसपी के बारे में सोचेगी, और उसमें सारे सरकारी आदमियों को और अपनी पार्टी के लोगों को उसके अंदर मैक्सिमम तादाद उन लोगों की रख करके एक कमेटी बना दी। गालिबन अब तक उसकी सिफारिशें मेरे लिए हद तक सामने नहीं आ पाई हैं, और मरकजी सरकार का एमएसपी के ऊपर कोई रुख वाज़ेह नहीं हो सका है। इसके बिलमुकाबिल मौजूदा जो कांग्रेस सरकार है उसने अपने मैनिफेस्टो के अंदर इस बात का वादा किया है कि अगर वो पावर में आ जाती है तो कम से कम राजस्थान की हद तक तो वो एमएसपी को लागू करने की कोशिश करेगी। वादा कर रही है मौजूदा सरकार, कांग्रेस सरकार जो है, और हम ये उम्मीद करते हैं कि बहरहाल सरकार अपने इस वादे को पूरा करेगी, और अगर इस वादे को पूरा करती है तो मतलब प्रदेश की 70 बल्कि राजस्थान में तो कृषि पर ज्यादा इंहिसार है लोगों का, 75% आबादी का जो है वो ये कहीं किसी हद तक उनके मसले को हल करने में मदद मिलेगी। हाफिज मंजूर साहब, थोड़ा सा हट के एक छोटा सा सवाल, छोटा सा जवाब चाहूंगा क्योंकि वक्त अब हमें इजाजत नहीं दे रहा। प्रधानमंत्री का रोड शो चल रहा है, इसके बारे में कुछ जानकारी हो तो जरा शेयर कर दें आप। देखिए, प्रधानमंत्री के कई रोड शो राजस्थान में हो चुके हैं,
और हर जगह उसके ज़रिए से उन्होंने कोशिश की है कि आवाम को जो है वो अपनी तरफ खींच सके। जबकि हकीकत ये है कि आवाम के मसाइल को हल करने से आवाम जो है वो मुतासिर होते हैं। इन रोड शोज से और इस किस्म की चीज़ों से आवाम मुतासिर नहीं होते, बल्कि और उल्टा असर पड़ता है। मिसाल के तौर पे आज जयपुर के अंदर रोड शो होने वाला है, तो कल तकरीबन 2 घंटे तक उसका रिहर्सल हुआ और उसके नतीजे में जो है, उस रिहर्सल के नतीजे में जयपुर के अंदर ज़बरदस्त हर तरफ जाम लग गया और लोगों को घंटों जो है, किसी की ट्रेन छूटी, किसी का प्लेन छूटा, किसी का एम्बुलेंसेज रास्ते के अंदर फंस गई, कई मरीज परेशान हुए। और वैसा ही कमोबेश आज भी सूरत हाल है। सुबह से ही पूछोगे मौदूदी साहब का जो है रोड शो वर्ल्ड सिटी के अंदर रखा गया है, तो वर्ल्ड सिटी वैसे ही ओवर क्राउडेड है, लेकिन आज उसकी वजह से जो है सुबह से ही नो व्हीकल जोन बना दिया गया पूरे वर्ल्ड सिटी को। नतीजा ये है कि बाहर जैसे लोगों को जाना पड़ रहा है और आउटर सिटी के अंदर जो है बुरी तरीक़े से जाम लगा हुआ है। दूसरा ये है कि हज़ारों लोग जो रोज़ सुबह शाम कमाते हैं और रात को बच्चों का पेट पालते हैं, सैकड़ों ई रिक्शा जो है वो बेचारे जो वर्ल्ड सिटी के अंदर चल रहे थे वो नहीं चल पा रहे हैं। हज़ारों ठेले थड़ियाँ जो लगती थी वर्ल्ड सिटी के अंदर वो नहीं लग पा रही हैं। अब वो लोग शाम को अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे पिलाएंगे, और जो अवामी परेशानी हो रही है तो परेशानियां भी वो अलग है। जाहिर सी बात है, परेशानियां भी हैं, लेकिन चूंकि चुनावी मौसम है तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें भी सामने निकल करके आएंगी, रोड शो भी होंगी, चुनावी सभाएं भी होंगी, लेकिन इस तरह की दिक्कतों का भी सामना करना पड़ता है उन लोगों जो वोटर्स भी होते हैं, जिनको लुभाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। बहरहाल आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज़ मंजूर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े रहे हमारे साथ। फगड़िया साहब आप शायद नहीं जुड़े हुए, फिर भी आपका शुक्रिया अदा कर दें हम, थोड़े से वक्त के लिए आप जुड़े थे। और धर्मवीर गौतम भी हमारे साथ थोड़े वक्त के लिए जुड़े थे, नेटवर्किंग प्रॉब्लम उधर भी आ गई थी, तो धर्मवीर गौतम आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजस्थान में चुनाव हो रहे हैं, जाहिर सी बात है 25 तारीख को चुनाव के मद्देनज़र तमाम तरह की तैयारियां राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा चुकी हैं या की जा रही हैं, चूँकि अभी वक्त है तो उसमें 2-4-3 दिनों का वक्त है। महज 4 दिन पहले कांग्रेस ने ये घोषणा पत्र जारी की, जिसका हमने अभी जिक्र किया है, जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे अपने मेहमानों के साथ। इससे पहले ही भाजपा ने 17 तारीख को अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया था। दोनों के घोषणा पत्र को अगर सामने रख करके समझने की कोशिश की जाए तो कांग्रेस के घोषणा पत्र में खास करके रोजगार के मुद्दे को सबसे प्रमुख तौर पे रखा गया है। और कांग्रेस ने 4 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा किया है, जबकि भाजपा ने 2.5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देने का वायदा किया। वायदे तो दोनों तरफ से बहुत ज्यादा किए गए हैं, लेकिन जब सरकार किसी की बनती है तो क्या वो तमाम वायदों को पूरा कर लिया जाता है? ये तो आप परखेंगे, क्योंकि आप मतदाता हैं और आप ही पर यह जिम्मेदारी है कि आप सोच समझ के अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो बहरहाल इस घोषणा पत्र को कैसे लागू किया जाता है, जो भी पार्टी सत्ता में आती है उसे कैसे लागू करती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अब हम इजाजत चाहेंगे आपसे इस उम्मीद के साथ कि अगर आपने हमारा न्यूज़ चैनल TV6 न्यूज़ नेटवर्क को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट ज़रूर करें और साथ में हमें इजाज़त भी दे दें। अब वही हमारी इस तरह की चर्चाएं भी जारी रहेंगी, क्योंकि 30 तारीख तक तेलंगाना में चुनाव है, फिर उसके बाद 3 तारीख को जब नतीजे आएंगे उस पर भी हम चर्चा करेंगे। नमस्कार।